वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम लोग ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। देखिए, हम लोग कुछ जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कुछ टॉपिक को समझ नहीं रहे हैं और जो थोड़ा बहुत हमें मेमोराइज करना है उन टॉपिक को ही हम केवल जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जा रहे हैं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी ऐसा डिसाइड मत करिएगा कि नहीं हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी कोई आपको किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट होता है तो आप उसके लिए कमेंट करिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द ग्रेविटेशन, और हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि ग्रेविटी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फिर हम लोग ग्रेविटी का इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थ पे, जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या है, मास और वेट क्या होता है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कौन सा सैटेलाइट कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अपने टॉपिक में कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैंने अभी जैसा बताया कि हम लोग कुछ फास्ट रिवीजन के फॉर्म में चलेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ग्रेविटेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और कई टॉपिक एग्ज़ाम में आते रहते हैं कि जिनसे हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है, तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ दिख रहा है आपको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब टू ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इन द यूनिवर्स कि यानी कि जो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ है तो यूनिवर्स की बात करेंगे। तो अगर हम यूनिवर्स में बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है तो उसमें क्या होगा आपका कि वो एक दूसरे पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। यानी कि ये इसकी तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये इसकी तरफ, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर है। क्लियर, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो दो बॉडीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से टू मास की बॉडीज़ हैं, तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, वेरी। अब देखिए, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और यही आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिफाइन किया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जो फोर्स उनके बीच में लगेगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल किसके होगा, उनके मास के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों मास का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे एक का m1 मान लीजिए, m2 इन्होंने माना है, और उनकी बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर। यानी कि अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम r मानते हैं तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ग्रेविटेशनल लॉ में आता है। एक बार ये कुछ क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है आपका, कूलम्स लॉ है, ठीक है ना, गॉस थ्योरम है। तो ये सारी जो आपकी ये थ्योरम है कहीं ना कहीं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आया दैट इज F इक्वल टू GM1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सारी हमारा ये फॉर्मूला है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्लियर है। तो वेयर G, यानी कि ये फॉर्मूला आपका आ गया F इजक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कैपिटल G आया है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है आपकी ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट भी आप निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्लियर है? मैं आपको एक नया वीडियो डाल दूंगा जिसमें हम यूनिट कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू ऑफ जी जो है ये देखिए, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड द मासेस ऑफ द बॉडीज आर द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि जो आपका कैपिटल जी का वैल्यू है ये डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है। और इसको फाउंड करने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो हेनरी थे, ठीक है। हाँ, ठीक है। इन्होंने एक सेंसिटिव बैलेंस का एक्सपेरिमेंट करके इस वैल्यू का फाइंड किया था, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इम्पोर्टेंस देख सकते हैं हम लोग, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फोर्स के बारे में बताता है, किसके, कि किस फोर्स से हमारा अर्थ बाइंड है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ बताता है, प्लैनेट्स अराउंड द सन बताता है। अकरेंस ऑफ टाइड्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल, हम लोगों ने जो टाइडल एनर्जी पढ़ा था, हाई ड्यू टू हाई राइज ऑफ वाटर एंड डाउन ऑफ वाटर, तो उसी को हम लोग हाई टाइड लो टाइड बोल रहे थे। सो दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन वाटर। तो ग्रेविटी एंड फ्री फॉल, तो ग्रेविटी क्या होता है, देखिए ग्रेविटी को समझने के लिए कि अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अट्रैक्ट करती है, यानी कि अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाती है, और वो जो फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट उसके पास में रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है? ग्रेविटी समझ में आ गया कि यानी कि जो अर्थ है, द अर्थ इज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। और फ्री फॉल क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, सपोज कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और आपने देखा कि वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, तो ये इसकी तरफ गिर रहा है जिसको हमने सिर्फ ड्रॉप किया है ऊपर से ले जाकर, तो इसी कंडीशन को, ये जो गिर रहा है तो इस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है केवल, जिसकी वजह से ये नीचे फ्रीली गिर रहा है, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को फ्री फॉल कहते हैं। क्लियर? फिर हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं फ्रीली किसी हाइट से, तो उस पर एक फोर्स लग जाता है, उस पर एक फोर्स लगता है, और जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, इसी एक्सेलेरेशन को हम कहते हैं। ये एक्सेलेरेशन जो है किसकी वजह से आया, ग्रेविटी की वजह से आया है, और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ पे लिया जाता है, दिस वैल्यू इज टेकन ऑन द सी लेवल ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। क्लियर? फिर आता है वेरिएशन इन एक्सेलेरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अर्थ का शेप है, अगर हम अर्थ के शेप की बात करें तो कुछ वो एपिसाइक्लिक फॉर्म में ऐसे, तो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है और इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो अब यहीं से हम समझ लेंगे कि अगर हम बात करें, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, ठीक है। अर्थ क्या है, अर्थ इज, ठीक है ना, फ्लैट है, पोल्स पे क्या है, चपटी हुई है, ऐसे दबी हुई है, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये देखिए, और लेस एट पोल्स देन एट इक्वेटर, ठीक है ना। तो रेडियस जो है वो पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज़्यादा है। तो वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट इक्वेटर, ये याद रखना है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, लेस कहाँ होगी, इक्वेटर पे, और ज़्यादा कहाँ होगी, पोल्स पे, ठीक है। जी इज लेस एट इक्वेटर देन पोल्स, यानी कि अगर हम बात करें इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, पोल पर ज़्यादा होगी। सो देयर फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल। क्लियर है? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो मैक्सिमम आएगा, और इक्वेटर पे क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जी की वैल्यू जब पूछेगा तो इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इक्वेटर पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाइट की बात करूँ तो जैसे जैसे हम ऊपर अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? डेप्थ में जाएंगे तो भी इसकी डिक्रीज ही होगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये दोनों ही केसेस में क्या होता है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर रिलेशन दिया है, रिलेशन सिंपली देख लेते हैं हम कि एक तो ये हमारा उससे आया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और हमें पता है F होता है mg, जब इसको प्लेस करेंगे तो ये हमारा एक फाइनल रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है।
और इसी रिलेशन के हिसाब से हम स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन देखते हैं। देखिए स्मॉल जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्मॉल जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और रेडियस। मास m क्या है? कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि अगर हम किसी प्लैनेट की बात करेंगे तो ग्रेविटी चेंज होगा बट कैपिटल जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? मास और वेट की बात करते हैं तो मास और वेट सिंपली क्या है, देख सकते हैं कि m इज द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी। मास क्या है? किसी भी बॉडी में एक्चुअल मैटर कितना है, कि कंटेंट कितना है यानी मैटर कितना है उसके अंदर, तो उसको हम उसके बिहाफ पे कहते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट किलोग्राम। ठीक है, और जो मास है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। यानी कि जिस फोर्स से ये अर्थ को अट्रैक्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो वेट का फॉर्मूला जो होता है W=mg होता है। m जहाँ पे मास होता है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन और एम के एस में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलिए 1 kg मास कितना होगा? दिस वन। तो 1 kg वेट की बात करेंगे तो 9.8 न्यूटन। क्लियर है? वेट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट का जो मून पर होगा वो क्या होगा, तो वेट कैसा हो जाएगा? हमको पता है कि जो अर्थ पे ग्रेविटी है यानी कि जो उसका मास है 1/6 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक, ग्रेविटी क्या है? 1/6 है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जैसे कि सपोज अगर आपका वेट 180 न्यूटन अर्थ पे है तो ऑन अर्थ, तो आपका जो वेट है अर्थ पे 180 न्यूटन है, तो मून पे क्या हो जाएगा? 180/6, तो दैट इज 30 न्यूटन। क्लियर है? अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। तो ये तो आप जानते होंगे कि जैसे कि जब लिफ्ट में आप जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आप पे एक अपेरेंट फोर्स लगता है कि अगर जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपका जो वेट है वो ज़ीरो हो गया है। जैसे कि व्हेन द लिफ्ट एक्सलेट्स अपवर्ड्स विद एक्सलेशन, तो क्या लगेगा? आपका वेट बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? mg ऐड हो जाएगा। जैसे ma है वहाँ पर तो mg एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो डाउनवर्ड जा रही है तो आपका वेट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, mg से डिक्रीज हो जाएगा। अगर व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द अपेरेंट वेट इक्वल टू द एक्चुअल वेट। when the lift falls freely then the apparent weight is zero. that is a very important कि अगर जब भी फ्री फॉल लिफ्ट होगी यानी लिफ्ट अगर अचानक से टूट जाती है तो जो आपका वेट होगा that is apparent to be zero. क्लियर है? ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। द स्पेस अराउंड, फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब क्या है? एरिया कुछ। तो जैसे कि अर्थ है, ये अर्थ है आपकी, तो इसके कुछ डिस्टेंस तक यानी कि इसके कुछ अराउंड तक जहाँ इसका ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि जहाँ तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और पर यूनिट मास यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को पर जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट मास कितना है, ये उसका इंटेंसिटी होता है। यानी कि पास में होगा तो ज़्यादा खींच लेगी, दूर होगा तो कम खींचेगी, बहुत हैवी है तो नहीं खींच पाएगी, कम है तो हैवी है तो उसको जल्दी से खींच लेगा। तो इस तरीके की इंटेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर केजी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो कि किसी भी यूनिट मास को, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बहुत समझने वाली बातें हैं, लगभग सेम ही है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कुछ करना। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि किसी पॉइंट से यानी कि इन्फिनिटी से कहीं से भी कुछ जो बहुत सारा है जो काम का नहीं है, लेकिन उसको एक ऐसे पॉइंट पर ले आते हैं जहाँ से हम उसको ईजिली उससे कुछ हम वर्क ले सकते हैं या वो कुछ हमारे लिए कर सकता है। सपोज कि जैसे कि एक यूनिट मास है, यहाँ पर एक m मास है, यूनिट मास का मतलब सिंगल मास, उसको हम इनफाइनाइट से कहाँ ले आ रहे हैं? p तक। तो यहाँ तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जनरली क्या है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, तो वर्क की यूनिट जूल और मास की पर केजी।
तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट जूल पर केजी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट इज डिपेंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो हम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, लेकिन वो किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि किसी अदर फील्ड के हैं। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं या किसी सैटेलाइट को किसी अदर प्लैनेट में भेज रहे हैं, तो हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, U = -GMM/r। ये फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फार्मूले अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कौन सी क्वांटिटी है, कहाँ पे यूज होना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो रिवॉल्व होती हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अराउंड द सन, इज कॉल्ड प्लैनेट। ठीक है, और जो प्लानिटरी मोशंस के लॉ हैं वो कैप्लर्स ने दिए थे, जिनका पूरा नाम क्या था, जॉन्स कैप्लर। इन्होंने 16th सेंचुरी में 3 लॉज दिए थे जो ये प्लानिटरी मोशन को डिफाइन करते थे। तो फर्स्ट लॉ क्या था कि इन्होंने बताया था कि path of any planet in an orbit around the sun follows the shape of an ellipse with the sun at one of the foci। यानी कि एक फोकस के अराउंड ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उसी को प्लैनेट कहते हैं, यानी कि ये प्लैनेटरी मोशन को उन्होंने डिफाइन किया। फिर क्या था यहाँ पे, पेरी हेलन क्या होता है, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है। देखिए यहाँ से सन से जो नियरेस्ट पॉइंट था उसको क्या कह रहे हैं, पेरी हेलन, और जो दूर पॉइंट था उसको क्या कह रहे हैं, एफहेलन। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कैप्लर्स जो सेकंड लॉ था, इन्होंने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेजिनरी लाइंस जो बन रही हैं सन से प्लैनेट तक, वो स्वीप्स करेंगी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जब अर्थ नियर होती है तो वो 1 महीने में इतना मूव कर रही है, और जब दूर होती है तो वो 1 महीने में इतना मूव कर रही है। लेकिन 1 मंथ क्या है, टाइम है। इस मंथ में जो एरिया इमेजिनरी लाइन से ये कवर हो रहा है, ये जो एरिया कवर हो रहा है ये क्या है, इक्वल है। दोनों ही क्या है, एरिया है इक्वल। तो ये कैप्लर्स क्या है, सेकेंड लॉ है। ठीक है, फिर आता है कैप्लर्स थर्ड लॉ। ये कई बार एग्जाम में आया है कि कैप्लर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा सन का डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड करता है ऑर्बिटल पीरियड के स्क्वायर के। ठीक है, तो cubic of the mean distance from the planet and sun is directly proportional to the square of the orbital time period। तो अगर ये तीनों लॉज फॉलो कर रहा है कोई भी बॉडी, तो उसी को हम क्या कहते थे, क्या कहते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसी को हम प्लैनेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो प्लूटो आपको पता होगा, इसको हटा दिया गया है। तो क्या होता है, एक बॉडी रहती है जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती रहती है किसी अदर लार्जर बॉडी के अराउंड, उसी को हम सैटेलाइट करते हैं। जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, द स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो उसी को हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, यानी कि जितना बॉडी को कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टोटल एनर्जी, यानी कि हम किसी पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, U = -GMM/r। तो यहाँ पर जो हमारा एनर्जी आ जाएगा, हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को हम देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², यहाँ से हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे इसको, तो हमारा जो E = आएगा दैट इज़ 1। तो ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यानी कि इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, और तब हम कहीं ना कहीं किसी सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट में लीव कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं बाहर, अदरवाइज वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ठीक है, जैसे माइनस में का मतलब है यहाँ पर कि -80 अगर जूल एनर्जी है उसका, तो हमें 80 जूल से ज़्यादा अगर हमने एनर्जी दे दिया तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्लस में एनर्जी हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं आर्टिफिशियली सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये ऐसे सैटेलाइट्स जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 24 आवर्स। ठीक है, क्लियर है। और इनको ही हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस
सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है, तो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्लियर? तो जो आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं या रेडियो है, ये सारी चीज़ें हम इनसे देखते हैं। फिर हमारा आता है पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट क्या होता है, ये पोलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्लियर। उनका जो एल्टीट्यूड होता है लो होता है, याद रखिएगा, 500 to 800 किलोमीटर एल्टीट्यूड होता है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट कर रहे थे। इनका जो होता है अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड कितना होता है, 100 मिनट्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेटलेसनेस, वही मैंने अभी बताया था, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में हम क्या करेंगे, वेट हमको लेस दिखाई देगा इनसाइड अ स्पेस क्राफ्ट। जब स्पेस क्राफ्ट हमारा होता है, जब वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा जो वेट होता है वो वेट लेस फील करते हैं। ऐसे ही ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो भी सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही होगी, उसमें भी क्या होगा, आपका वेट लेसनेस ही दिखाई देगा। एस्केप स्पीड की बात करें तो जो हमें एक मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होती है किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड। तो मिनिमम स्पीड विद विच अ बॉडी मस्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट में जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। यानी कि अर्थ से जो एस्केप करने की स्पीड है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि इतनी स्पीड आपको रिक्वायर्ड ही होगी अगर आप अर्थ से के बाहर जाना चाहते हैं किसी अदर प्लैनेट पे। यानी कि मून से निकलने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, क्लियर। तो किस तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं हम, कैसे क्या निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डीपली में बाद में पढ़ते हैं। लेकिन हम ये सारी चीज़ें जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लास में ठीक लगा होगा और हम कुछ टॉपिक को अच्छे से नहीं बता पाए होंगे, क्योंकि हम लोग ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं इस क्लास को। तो जो भी आपको डाउट लग रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक को बताएंगे। और हाँ, मैंने आपसे बताया कि हम जो यूनिट का कन्वर्जन जो टॉपिक है उसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, और एक उसके लिए अलग से वीडियो डाल देंगे कि हाउ टू फाइंड अ यूनिट एंड हाउ टू मेक अ फॉर्मूला फॉर द यूनिट और डायमेंशन फाइंड करने का हम लोग फार्मूले के बिहाफ पर ये आपको बता देंगे, वीडियो डाल देंगे, उसी के थ्रू आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए और नाम रोशन करिए अपना, अपने घर वालों का। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।